या एक बात करते हैं कि एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। महाभारत में आपने देखा होगा कि महाराजा युधिष्ठिर चौसर का गेम खेलते हैं और कुछ दाव पे लगाते हैं। पहले अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं, हार जाते हैं, फिर अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पे लगाते हैं, फिर हार जाते हैं। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, क्या यदि वो प्रॉपर्टी दुर्योधन को देने से मना कर दें या उससे इनकार कर दें, क्योंकि उन्होंने उसका एक वचन दिया था, प्रॉमिस किया था, यदि मार जाऊंगा तो मैं ये चीज़ दूंगा, तो क्या दुर्योधन के पास कोई लीगल रेमेडी थी? हालांकि उस वक्त कोई कोडिफाइड लेजिस्लेशन नहीं था या कोडिफाइड कानून नहीं था, परंतु फिर भी एक वर्तमान में यदि ऐसी परिस्थिति हो जाए तो क्या उसके पास कोई उस चीज़ को रिकवर करने की, उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए कोई लीगल रेमेडी उपलब्ध है? एक एग्जांपल और देखते हैं। आप किसी से कोई शर्त लगाते हैं, सिमिलर एग्जांपल है, आप किसी से कोई शर्त लगाते हैं और आप जीत जाते हैं और वो आपको उस शर्त के अकॉर्डिंग पे करने से मना कर देता है, तो क्या आपके पास कोई रेमेडी है? और एक एग्जांपल देखते हैं, बात करते हैं। रोजाना आप देखते होंगे एक फादर अपने बेटे को कहता है यदि आप फर्स्ट क्लास आएगा तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा, मोबाइल दिलाऊंगा। बेटा फर्स्ट क्लास स्कोर करता है, बाप, पिताजी या फादर उसके जो है वो मोबाइल दिलाने से मना कर देते हैं, तो क्या बेटा उसके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया इस्तेमाल कर सकता है? क्या कोर्ट में कोई ऐसा प्रोसीजर है या ऐसा कोई कानून है कि कोई रिकवरी कर सके? ये सारी चीज़ें कवर होती हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। डेली लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत यूज़ है। दूध वाला अपने को दूध दे के जाता है, हम उसे कुछ पे करते हैं, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अखबार आता है, अखबार वाले को अपने कुछ पे करते हैं, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम अमेजन से, पेटीएम से, सो मैनी साइट से माल मंगाने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। माल ख़राब आता है तो क्या प्रक्रिया है, पेमेंट नहीं जाती तो क्या प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट्स में आती हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। आज हम इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ब्रीफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या क्या प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिए गए हैं, इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। लीगल एजुकेशन के इस सेगमेंट में या इस प्रोसीजर में या लीगल की प्रक्रिया में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत की है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। इससे भी आगे बहुत से एक्ट निकले हुए हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इस्तेमाल होता है। अपने शुरू से पढ़ाई शुरू करी, मैथमेटिक्स में जनरल, जोड़, बाकी, गुणा, घटाओ, ऐड, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेड, मल्टीपल पढ़ते हैं, वो एक बेसिक्स है, उनके बिना आगे की मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक वही चीज़ है। सिविल लॉ में यदि हमें कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स का ज्ञान नहीं है तो बाकी एक्ट्स को भी समझने में और उसको व्यवहारिक रूप से एडवोकेसी में इस्तेमाल करने में हमें बहुत दिक्कत आती है। तो उसी के चलते आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। ये 1872 का 9वां एक्ट है। किसी भी एक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड या उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या हिस्ट्री थी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1833 से इसका लेजिस्लेशन के बारे में प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 आता है। उसके बाद 1853 सेकंड लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन 1861 और फाइनली 1866 में इसका कुछ ड्राफ्ट निकल कर आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और 1867 में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ इसको पब्लिश किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। और फाइनली अप्रैल 1872 में ये एक्ट का ड्राफ्ट जो है तैयार हो जाता है और 1 सितंबर 1872 से ये इफेक्ट प्रभाव में आ जाता है। कब? 1 सितंबर 1872 से ये एक्ट प्रभावशाली हो गया, अर्थात 1 सितंबर 1872 के बाद इसके जो प्रोविजंस जो है भारत में लागू कर दिए गए। अब बात करते हैं इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं और किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ कवर की हुई है और किस किस के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इस एक्ट में शुरू में सेक्शन 1 से लेकर 266 तक प्रोविजंस थे। अलग अलग चैप्टर वाइज इनको बांटा गया था। सेक्शन 75 तक जनरल प्रोविजंस हैं।
जनरल प्रोविजंस में एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, परंतु हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या कंडीशंस हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, ये सब 1 से 75 में दिया गया है। कब एक कॉन्ट्रैक्ट का उन्मोचन हो सकता है, अर्थात कौन एक कॉन्ट्रैक्ट से कब बाहर निकल सकता है, और भी जो डिटेल्स है वो जनरल प्रोविजंस जो है वो 1 से 75 में दिए गए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, यदि कुछ आपको इसको समझने में दिक्कत हो तो हम आपके एक इमेज इसकी मैं मेरे वीडियो में आपको उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 76 से 123 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जो शुरू में ये एक्ट आया था तो सेक्शन 76 से लेकर 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस थे, जिसे बाद में 1930 में सेपरेट लेजिस्लेशन, इसका एक अलग कानून बना दिया गया। कब? 1930 में। ये ध्यान रखने वाली बात है। 1930 में सेक्शन 76 से लेकर 123 तक हटाकर एक नया कानून बना दिया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद बात करते हैं 124 से 147 अर्थात सेक्शन 124 और 147 में इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति होता है, यदि मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता हूं या आप किससे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपके कारण या मेरे कारण किसी थर्ड पार्टी के एक्ट के कारण कोई लॉस होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। विस्तृत रूप से हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। आज सिंपल है कि थर्ड पार्टी के कारण या मेरे किसी एक्ट के कारण आपको कोई या सामने वाले को लॉस होता है तो उसको कितना डैमेजेज है, कितनी क्षतिपूर्ति है, कितना इंडेमनीफाई किया जाएगा, उस संबंध में प्रोविजन 124 से लेकर 147 तक दिए गए हैं। कौन इंडेमनीफायर होगा, कौन इंडेमनिटी होल्डर होगा, इंडेमनिटी होल्डर्स की क्या क्या राइट्स हैं, इंडेमनिटी होल्डर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, इंडेमनीफायर के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, इंडेमनीफायर के क्या क्या राइट है, कब इंडेमनीफायर जो है इंडेमनिटी से बच सकता है, ये सब कंडीशंस जो है 124 से लेकर 147 तक दी गई हैं। कंडीशंस नहीं, इनके बारे में प्रोविजंस जो हैं 124 से 147 के अंतर्गत दिए गए हैं। उसके बाद आता है बेलमेंट और प्लेज। प्लेज के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, हिंदी में इसको गिरवी कहते हैं। पहले बात करते हैं बेलमेंट की। 148 से लेकर 181 में बेलमेंट के संबंध में प्रोविजंस हैं। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट के एग्जाम्पल हम सारा दिन देखते हैं। मैं मेरे कपड़े प्रेस करवाने के लिए प्रेस वाले को कपड़े देकर आता हूँ, मैं मेरी बाइक को जो है ठीक करवाने के लिए वर्कशॉप पे छोड़ के आता हूँ, तो मैं मेरी बाइक को देना, मेरे कपड़ों को प्रेस करने के देना, इसका एक कुछ पर्पज है और फॉर टाइम बीइंग है, कुछ समय के लिए है। ये सब बेलमेंट के अंदर कवर होता है। बेलमेंट में भी बेली कौन है, बेलर कौन है, बेली के क्या राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, बेलमेंट और बेलर के क्या राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, बेली की क्या राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, इनके संबंध में क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सब 148 से 181 के अंतर्गत दिए गए हैं। ये ही चीज़ प्लेज के संबंध में है। हु इज़ प्लेजी, हु इज़ प्लेजर, प्लेजी के राइट्स ड्यूटीज़ क्या हैं, प्लेजर के राइट ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सारा प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 148 से 181 के अंतर्गत दिया गया है। आगे इसके संबंध में पूर्ण डिटेल्स में हम इसकी भी स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ एक ध्यान रखें, बेलमेंट और प्लेज सिर्फ गुड्स का होता है, प्रॉपर्टी का नहीं होता है, सिर्फ गुड्स के संबंध में ये प्रोविज़न है। यहाँ स्पेशल ध्यान रखने योग्य बात है, इसके बारे में विस्तृत आगामी हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद 182 से 238 में एजेंसी में कवर होता है। प्रिंसिपल और एजेंट, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं किसी काम को करने के लिए किसी आदमी को अपॉइंट करता हूँ तो वो मेरे बिहाफ पे कोई काम करता है तो वो एजेंट है, मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल और गवर्नमेंट एम्प्लॉई या एजेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फ़र्क होता है, नौकर और एजेंसी एजेंट में फ़र्क होता है। ये क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हु इज़ प्रिंसिपल, हु इज़ एजेंट, प्रिंसिपल के संबंध में क्या क्या प्रोविजंस हैं, एजेंट के संबंध में क्या क्या प्रोविजंस हैं, एजेंट के द्वारा यदि कोई काम कर दिया जाता है तो प्रिंसिपल कब तक लाइबल है और प्रिंसिपल कब लाइबल है, एजेंट की भी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सारा डिटेल्स जो है 182 से लेकर 138
238 के अंतर्गत दिया गया है प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में। चैप्टर का नाम एजेंसी है, तो ये कवर होता है। और अंत में बात करें अपने पार्टनरशिप एक्ट की। शुरू का जब ये कानून था 1872 का, तो सेक्शन 239 से 266 के अंदर पार्टनरशिप के बारे में प्रोविजंस थे, जिसे 1932 में इसको अलग करके एक कानून बना दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये एक ब्रीफ स्टडी थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। पूरे केसेस हैं, पूरी डिटेल में एक ब्रीफ हमने बताने की कोशिश की है, ताकि आपको इस एक्ट के बारे में ज्ञान हो जाए कि इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस क्या हैं। डिटेल प्रोविजंस भी हम पढ़ेंगे, परंतु एक ऊपरी तौर पर मैंने आपको इस पूरे एक्ट के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपको एक ब्रीफ और एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको कोई प्रॉब्लम हो, आया आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मेरी मेल आईडी पे लिखें। मेरा मोबाइल नंबर मेरे इंट्रो में दिया गया है, मोबाइल नंबर पे लिखें, वही व्हाट्सएप पे नंबर पे चालू है, उस पे लिखें, ताकि आपको हम उसके बारे में आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें, आपको कोई है वो जानकारी दे सकें। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना नहीं भूलें, ताकि लीगल एजुकेशन कानूनी जानकारी हर तक पहुंचती रहे। आगामी वीडियो में चैप्टर वाइज हम क्लियर करेंगे। चैप्टर वाइज हम आगामी वीडियो में एक एक चैप्टर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।